Hello everyone, welcome back. Welcome to part 56 of our Indian polity lecture series and part 15 of fundamental rights. And today we are going to look into the heart and soul of Indian Constitution. मतलब हम आर्टिकल नंबर 32 को डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में. So these are the topics which we are going to cover in this video. आर्टिकल नंबर 32 को हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट इसके तहत जो 5 प्रकार के रिट है उसको हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए उसको अगले वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं और वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बहुत ही डिटेल में उसको हम कवर अप करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है. आर्टिकल नंबर 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के वजह से ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है. इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है. एंड आर्टिकल नंबर 32 गिव्स इंडिविजुअल्स द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. यानी आपका अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 32 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है. अदरवाइज दूसरे केसेस में क्या होता है कि आपको लोअर कोर्ट से केस जो है वो फाइल करके उसके बाद आप उसके जजमेंट से अगर खुश नहीं है तो हायर कोर्ट में पहुंचना होता है एंड फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं. बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 32. ओके, दैट्स वाई आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर बना देता है फंडामेंटल राइट का. एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 जो है वो बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. यानी संविधान में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, कि आर्टिकल नंबर 32 जो है उसका वर्चस्व खत्म हो जाए या फिर ये मैनिपुलेट हो जाए. ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो कब आया है? 1973 में केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो भी बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके साथ खिलवाड़ जो है नहीं हो सकता है. कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जिससे आर्टिकल नंबर 32 जो है उसके ऊपर बुरा प्रभाव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े. ओके, So now we are going to discuss article number 32 clause 1 जो कहता है right to move the Supreme Court of India for enforcement of fundamental rights is itself a fundamental right. यानी आपका अगर fundamental right का हनन हो रहा है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो. बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हो बिकॉज आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो अगेन ये एक फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मूव करना अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2 द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स. आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स इशू कर सकती है. कौन कौन से रिट्स इशू किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? हैबस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरिटी एंड क्यू वारेंटो. इन रिट्स को अगले वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं. फॉर टाइम बीइंग यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम्स. ठीक है, एंड आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 5 प्रकार के रिट्स जो है वो इशू कर सकती है, बट ओनली विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट इशू कर सकती है और किसी प्रकार का रिट जो है सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं कर सकता है. ये बात आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2 के अंदर कह दी गई है, बता दी गई है. ठीक है, तो आपको याद रखना होगा दैट ओनली विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है. देन आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 3 without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by Clause 1 and Clause 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction or any of the powers exercisable by the Supreme Court under Clause 2. यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2. बट पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि लॉ बना के वो इस पावर को दूसरे किसी कोर्ट को भी दे सकती है.
और उस कोर्ट को कहा जा सकता है दैट हाँ, आप भी ये रिट जो है इशू कर सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए जा रहे हैं। बट वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पावर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के पावर पे कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है और कह सकती है कि ये पर्टिकुलर XYZ जो कोर्ट है वो रिट इशू कर सकती है, वो रिट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं। ठीक है, बट वो जो हाई कोर्ट है वो अपने जुरिडिक्शन लिमिट के तहत ही वो राइट जो है यूज कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रिट इशू करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि रिट इशूइंग पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट वो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर मेंशन किया गया है। बट आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 3 के तहत पार्लियामेंट जो है वो अलाउ कर सकती है इस पावर को शेयर करने के लिए विद एनी अदर कोर्ट, अगर उसको जरूरत महसूस होती है तो। ठीक है, एंड जिन कोर्ट्स को ये पावर दिया जाएगा वो उन पावर्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे ओनली इनसाइड देयर ज्योग्राफिकल और स्टेटरी लिमिट। So now we will be discussing article number 32 clause 4 जो कि कहता है the right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution। यानी आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो फंडामेंटल राइट लोगों को मिला हुआ है वो तब तक नहीं सस्पेंड किया जा सकता है जब तक कि स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन किसी विशेष स्थिति में इसकी अनुमति न दे। यानी नॉर्मल टाइम में आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सस्पेंड होता है। जब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 352 डिक्लेयर किया गया हो तो आर्टिकल नंबर 32 सस्पेंड होगा। बट आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सारे फंडामेंटल राइट के लिए सस्पेंड नहीं होगा। I will repeat, आर्टिकल नंबर 32 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी सारे फंडामेंटल राइट के लिए सस्पेंड नहीं होगा। ओके, एंड मैं क्यों इन्फेसिस कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सस्पेंड हो जाता है, इसलिए कोई भी पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। बट ऐसा नहीं है। आर्टिकल नंबर 359 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो पास किया जाता है और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कहा जाता है कि किन किन फंडामेंटल राइट के ब्रीच के केस में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी कोई पर्सन जो है आर्टिकल नंबर 32 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि आर्टिकल नंबर 359 को यूज करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो पास किया गया और कहा गया कि आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 19 का अगर ब्रीच होगा इमरजेंसी के टाइम तो आर्टिकल नंबर 32 को यूज करते हुए कोई भी पर्सन जो है इस राइट को क्लेम करने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। बट रेस्ट ऑफ द जो आर्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और जो बाकी रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं उसके ब्रीच के केस में जनता जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी उस समय भी केस जो है दायर कर सकती है, आर्टिकल नंबर 32 को यूज कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियरली आपको समझना है एंड आई होप कि मैं इस पॉइंट को अब तक समझा पाया हूं। ठीक, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट जो है उन्हीं को कैंसिल किया जाएगा या उन्हीं के रिस्पेक्ट में लिमिट जो है आर्टिकल नंबर 32 पे पुट की जाएगी और सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर लिमिट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी कैंसिल नहीं होता है, वो एप्लीकेबल रहता है, वो अवेलेबल रहता है जनता के पास में। और आर्टिकल नंबर 359 को यूज करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये नहीं पास किया जा सकता है कि हम अभी इमरजेंसी का दौर है इसलिए आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 को सस्पेंड कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। एंड ये चीज इसलिए रखा गया है बिकॉज आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर बेसिक ह्यूमन डिग्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसको ये प्रोटेक्शन जो है दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एंड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2 ये पूरी तरीके से एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंटेंशनली इस तरीके से बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटर,
प्रोटेक्टर एंड अल्टीमेट इन्फोर्सर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये एक ऐसा राइट है जो अपने आप में फंडामेंटल राइट है और जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दैट्स व्हाई दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे नहीं छोड़ा है, एग्जीक्यूटिव के गुडविल पे नहीं छोड़ा है, ना ही सिर्फ जुडिशियल डिस्क्रिशन पे छोड़ा है। इंस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो फंडामेंटल राइट के तहत फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन कर सकती है अंडर आर्टिकल 32। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है उसका पावर भी दिया गया है, यानी केसेस जो है वो डायरेक्टली ओरिजिनेट हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जरूरत नहीं है कि लोअर कोर्ट से ही अपील्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जाए विद रिस्पेक्ट टू ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। ये चीज इंश्योर किया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एंड रिट इशूइंग पावर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्टिवली सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट को जब भी उसका वायलेशन होता है। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है आर्टिकल नंबर 32 का। सो किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है और उसे एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया जा रहा है तो अगेन ये एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। यानी किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है बट वो सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं पहुंच पा रहा है या उसे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है तो अगेन यहाँ पे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, क्योंकि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट आपको यह अधिकार है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओबलाइज्ड है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करें कि ना करें। उनके पास ये ड्यूटी दी गई है टू प्रोटेक्ट एंड टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन बन जाता है फंडामेंटल राइट्स का, सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्सर बन जाता है फंडामेंटल राइट का, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर बन जाता है फंडामेंटल राइट का। एंड रिट जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो ओरिजिनल है बट नॉट एक्सक्लूसिव। दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज स्टेटमेंट में ये बात जो है लिख दी जाएगी दैट रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है इसका क्या मतलब हुआ कि रिट इशू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसका अधिकार और किसी के पास भी है। तो किसके पास है? तो हाई कोर्ट के पास है। ठीक है। अंडर आर्टिकल 32 रिट इशू करने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है एंड आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास भी रिट जुरिडिक्शन का पावर है। सो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो रिट इशू कर सकती है ओनली फॉर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट इशू कर सकती है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, और किसी चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकती है। ठीक है। रिट इशूइंग अथॉरिटी जो है उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 आर्टिकल्स में बात किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 32 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है एंड आर्टिकल नंबर 226 जिसके तहत हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है। बट सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट इशू कर सकता है, किसी और केस में रिट इशू नहीं कर सकता है जब तक इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ना हो। ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी अदर लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के अंदर आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट इशू नहीं किया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ तो क्या आर्टिकल नंबर 32 के तहत कोई पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर सकता है कि रिट इशू कीजिए? नहीं। ऑर्डिनरी सिविल लॉ जो है उसका वायलेशन हुआ, उस राइट का, सिविल राइट का वायलेशन हुआ तो क्या रिट इशू किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32? जी नहीं। स्टैट्यूटरी राइट जो है उसका वायलेशन हुआ है तो क्या आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो जी नहीं। ठीक है। इसको और क्लियरली हम एग्जांपल से समझते हैं। तो आज के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है। ठीक है। ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अब आर्टिकल नंबर 300A के तहत एक लीगल राइट है, इसीलिए इस राइट का अगर हनन होगा किसी का तो वो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं अप्रोच कर सकता है, ये नहीं रिक्वेस्ट कर सकता है कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत उसको रिट इशू जो है वो किया जाए। क्यों? क्योंकि ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ लीगल राइट
जनता जो है वो हाई कोर्ट पहुंच सकती है, हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है इन केस ऑफ लीगल राइट्स, बट अगर फंडामेंटल राइट का केस है तो ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इशू करेगी, अदरवाइज किसी और केस में वो रिट इशू नहीं कर सकती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी रिट एप्लीकेशन को तब तक नहीं एंटरटेन कर सकती है जब तक उसमें फंडामेंटल राइट के वायलेशन का मेंशन ना हो, जब तक उस केस में फंडामेंटल राइट का वायलेशन न दिख रहा हो। सो नाउ वी विल बी गोइंग थ्रू आर्टिकल नंबर 226, जिसके तहत हाई कोर्ट्स को ये पावर मिल जाता है कि वो रिट इशू कर सकते हैं। सो हाई कोर्ट जो है वो भी प्रोटेक्टर हैं फंडामेंटल राइट के, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही प्रोटेक्टर नहीं है फंडामेंटल राइट का। इसका मतलब क्या हो गया कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट आप आर्टिकल नंबर 226 को यूज करके हाई कोर्ट जा सकते हो और रिट इशू करवा सकते हो, बट स्कोप जो है वो डिफर कर जाता है। हाई कोर्ट का रिट इशू करने का जो स्कोप है एंड सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोप है वहां पे डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करने से मना नहीं कर सकती है अगर फंडामेंटल राइट का हनन है वहां पे, बिकॉज आर्टिकल नंबर 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, बट आर्टिकल नंबर 226 जो है वो एक लीगल राइट है। तो हाई कोर्ट जो है वो आपको मना कर सकती है कि हम रिट इशू नहीं करेंगे। इन केस अगर आप रिट का एप्लीकेशन डालते हैं या कोई इंडिविजुअल जो है वो रिट का एप्लीकेशन डालता है तो हाई कोर्ट पहले चेक करेगी चीज़ों को, और हाई कोर्ट को अगर लगेगा कि चीज़ें जो है वो छुपाई जा रही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो केस के छुपाए जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट जो है रिट इशू करने से मना कर सकती है। या फिर कुछ केस हुआ और बहुत टाइम तक आप सोए हुए रहे और बहुत सालों के बाद आप उठते हो और रिट इशू करवाने की रिक्वेस्ट जो है वो डालते हो, तो उस केस में भी हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करने से मना कर सकता है। या फिर आप खुद जो है कल्प्रेट हो, आप खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो उस केस में भी हाई कोर्ट जो है रिट इशू करने से मना कर सकता है, बट दिस इज नॉट ऑप्शनल फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर फंडामेंटल राइट का ब्रीच है और कोई पर्सन जो है पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर देखा गया कि हाँ फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको डिनाई नहीं कर सकती है, रिट इशू करने से वो मना नहीं कर सकती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो अंडर आर्टिकल 226 हम क्या देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास जो रिट जुरिडिक्शन का पावर है वो वाइडर है एज कंपेयर टू रिट जुरिडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है, साथ ही साथ कोई और अगर लीगल राइट है उसके इन्फोर्समेंट के लिए भी हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास वाइडर रिट पावर है एंड हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकता है रिट इशू करने से ऑन इक्विटेबल ग्राउंड्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसके बेसिस पे आपको डिनाई किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। ओके, सो हम देख रहे हैं कि इवन दो हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन का जो दायरा है वो बड़ा है, फिर भी फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल द अल्टीमेट ऑथोरिटी कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा क्यों है कि इवन दो हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन का जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट का कम है, फिर भी फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर जो है अल्टीमेट वो सुप्रीम कोर्ट है। तो क्यों? बिकॉज आर्टिकल नंबर 32 जो है वो अपने आप में फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकती है आपको आर्टिकल नंबर 32 को यूज करने से। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो फाइनल प्रोटेक्टर बन जाता है फंडामेंटल राइट का, एंड हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो क्रिएट किया गया है टू हेल्प सिटीजन्स, बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स डिफेंडर है फंडामेंटल राइट का। दैट्स वाई हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। सो कौन कौन रिट के लिए अप्लाई कर सकता है? तो जो अफेक्टेड पर्सन है वो रिट के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो भी एप्लीकेशन डाल सकता है रिट के लिए। देन कोई पर्सन है जिसको इलीगल तरीके से डिटेन कर दिया गया है, तो उसका कोई दोस्त या परिवार वाले जो हैं वो रिट की एप्लीकेशन जो है डाल सकते हैं, एनजीओ जो है वो अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई भी सिटीजन जो है इन केस ऑफ क्यू वारंटो वो रिट एप्लीकेशन डाल सकता है, रिट इशू करवा सकता है। सो क्यू वारंटो में क्या होता है कि कोई पर्सन अगर इलीगल तरीके से
किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है और किसी सिटीजन को लगता है कि नहीं, इस पर्सन को इस पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, वो डिजर्व नहीं करता है, या फिर उसने गलत तरीके से वो पोस्ट लिया है, बेसिकली यहाँ पे गलत तरीके से अगर कोई पोस्ट एक्वायर कर लेता है उसके लिए ये रेट है, तो कोर्ट के द्वारा अगर रिट इशू कर दिया जाएगा क्यू वारंटों का, तो उस पर्सन से जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है उससे पूछा जाएगा कि आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पे बैठे हो, क्या आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें जो है फिर चेक की जाएंगी एंड उसके बाद फाइनल जजमेंट जो है वो लिया जाएगा। और अगर देखा गया केस के दौरान कि इस पर्सन के पास डिजायर्ड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नहीं है, फिर भी ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो उसे उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल में देखेंगे, पांचों रेट को बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने वाला हूँ, ताकि लाइफ में फिर इससे रिगार्डिंग आपको कोई डाउट ना बचे। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विद रेफरेंस टू आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। Then second statement, it empowers the Supreme Court to issue writs for enforcement of both fundamental rights and legal rights। तो जी नहीं, आर्टिकल नंबर 32 के तहत सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट जो है इशू किया जा सकता है, लीगल राइट के केस में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकती, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। सेकंड क्वेश्चन, with reference to writ jurisdiction in India, consider the following statements. The writ jurisdiction of Supreme Court under Article 32 is original and exclusive. सो ये सिर्फ एक्सक्लूसिव जो वर्ड है वो इस स्टेटमेंट को गलत कर देता है, बिकॉज रिट जुरिडिक्शन का पावर ओरिजिनल है बट नॉट एक्सक्लूसिव विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आर्टिकल नंबर 226 के तहत भी तो रिट इशू करने का अथॉरिटी हाई कोर्ट को दिया गया है, तो ये एक्सक्लूसिव कैसे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो poses the writ jurisdiction for enforcement of fundamental right। तो जी हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 ओनली। देन थर्ड क्वेश्चन, consider the following statements। आर्टिकल नंबर 32 फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जी हाँ, हमने इस वीडियो में देखा है, ये स्टेटमेंट सही है। पार्लियामेंट कैन एबलिश आर्टिकल 32 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जी नहीं, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पार्लियामेंट कैसे इसको एबलिश कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है, ओनली 1 ए ओनली। सो consider the following statements regarding article number 32। Parliament can empower other courts to exercise writ jurisdiction। तो जी हाँ, हमने इस पॉइंट को देखा है इस वीडियो में। अगर आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए आ रहे हैं तो आप इन सारे सवालों का जवाब दे पा रहे होंगे। ठीक है, देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, सच कोर्ट्स कैन एक्सरसाइज दिस पावर्स विद इन देयर टेरिटोरियल लिमिट। तो जी हाँ, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इट रिमूव्स द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जी नहीं, विदाउट इम्पैक्टिंग द पावर्स ऑफ रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये पावर जो है पार्लियामेंट के द्वारा किसी और कोर्ट को दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पावर को रिमूव नहीं किया जाता है, रिट जुरिडिक्शन का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो रिमूव नहीं होता है जब ये चीज पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, और हमें पता है कि करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 and 2 ओनली। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। देन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम 5 प्रकार के जो रेट्स हैं अंडर आर्टिकल नंबर 32 उसको बहुत ही डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।